नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 11 बज रहे हैं और वक्त है अभी का 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। और इससे पहले सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टेलीग्राम पर अस्थायी बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर से बैन हटाने से इनकार कर दिया। 21 जून को होने वाले नीट एग्जामिनेशन की वजह से 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगा है। टेलीग्राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट होने के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि जालसाज और साइबर ठगी को अंजाम देने वाले इस प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। तो 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल नीट एग्जाम 21 तारीख को होने जा रहा है और उसी में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, लीक प्रूफ उसे बनाने के लिए टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को अस्थायी रूप से बैन रखा गया है। दरअसल इसके पिछले दिनों जो भी लीक की खबरें आई थी या लीक होने की जो भी वारदात हुई थी, उसमें टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया गया था इन माफियाओं के जरिए जो लीक का काम करते थे। दरअसल इसमें एक फीचर है जिसमें अगर कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल हो, अगर आप इसमें अपलोड करते हैं और उसमें तारीख अगर उस दिन की होती है, मान लीजिए कि आज अगर 19 तारीख है और अगर इसमें 15 तारीख में कोई एक फाइल अपलोड हुआ है और 19 तारीख में मैं उसमें एडिट करके फिर उसमें अगर मैं उसको अपलोड करता हूं तो ये डेट 19 तारीख नहीं बल्कि 15 तारीख ही दिखाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी फाइल को अपलोड कर सकता है, बाद में उसका इस्तेमाल ये कहने के लिए कर सकता है कि हमने तो बहुत पहले ही पेपर लीक कर दिया था। और यही वजह है कि इस फीचर की वजह से ही इस मैसेंजर ऐप को इस वक्त अस्थायी रूप से बैन किया गया है। हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस खबर पर दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। गौनिका, आप जानकारी दें, हाईकोर्ट की तरफ से आज क्या बातें कही गई टेलीग्राम के लिए? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को सही माना है। गवर्नमेंट की तरफ से, टेलीग्राम की तरफ से जब पिटीशन फाइल की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया, आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी किसी भी फैक्ट को सही नहीं माना। हालांकि पिछली माफी का हाईकोर्ट ने, हालांकि हाईकोर्ट ने ये भी सवाल पूछा था कि क्या पूरी ऐप पर बैन लगाना जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम की तरफ से कहा गया था कि जो कुछ हैंडल्स हैं जिसके जरिए पेपर लीक हुआ है उन हैंडल्स को ब्लॉक हम करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी की पूरी ऐप को इस तरीके से इतने दिन के लिए बैन करना वो ठीक नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में ये कहा है कि 69A के तहत गवर्नमेंट अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस तरीके से बैन कर सकता है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन सही तरीके से किया गया था, जो पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो किया गया था। बाकायदा टेलीग्राम के ऑफिशियल्स को पहले बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, उनको इस तरीके से जानकारी दी गई थी, मेजर्स उनसे पूछे गए थे, लेकिन जब सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस चीज को सही माना कि कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस सही था। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो IT एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट इस तरीके के फैसले ले सकती है और ये पूरी जो पिटीशन टेलीग्राम की तरफ से फाइल की गई थी उसे डिसमिस कर दिया गया है। ये भी कहा गया है जिस तरीके से इस बैन को लेकर जो भी ऑर्डर, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था, उसमें जो भी सपोर्टिव रीजंस गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं वो बिल्कुल सही रीजंस है। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है उस बैन को, जो कि टेम्परेरी बैन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए जो बैन है उसको सही ठहराया है हाईकोर्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया गौनिका आपका पूरी जानकारी के लिए। और 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर हाईटेक इंतजाम भी किए गए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से नीट एग्जाम के पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा, पटना और तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाया गया। देश के 18 लोकेशन पर हेलीकॉप्टर से ये पेपर पहुंचाए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीट पेपर को लेकर इतना सख्त इंतजाम किया गया है। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए ने इस बार परीक्षा में किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। छिंदवाड़ा में इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरा। इसमें नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र थे। वहां पर पुलिस और उसके बड़े अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद कड़ी निगरानी में प्रश्न पत्रों को सीलबंद सुरक्षा वाहनों में ले जाया गया। पटना और तमिलनाडु में भी हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचा। परीक्षा से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी या लीक की आशंका को खत्म करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी की गई। अब बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, जहां हथियारों से लैस पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायुसेना के जो तमाम विमान हैं और इन विमानों के जरिए अलग अलग राज्यों में पेपर्स पहुंचाए गए हैं। उसके बाद फिर आगे जैसे ही राज्य में पेपर पहुंचता है तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एयरफोर्स के, ताकि अलग अलग शहरों में फिर आगे पहुंचाया जा सके इन पेपर्स को। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, ताकि लीक प्रूफ ये परीक्षा हो और जो स्टूडेंट्स का भरोसा है वो बना रहे।
बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मजार में करोड़ों की चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने दावा किया है कि 20 साल में गाजी सालार की मजार से करोड़ों की हेराफेरी हुई और चोरी की गई। घोटाला हुआ है। पूरे मामले में सपा के लोग शामिल हैं। 14 करोड़ की इनकम दिखाई गई, जबकि करोड़ों का चढ़ावा आया। आरोप है कि दरगाह कमेटी और सियासी रसूख वाले लोगों ने जमकर इसमें लूटपाट की। दरगाह कमेटी में सपा के पूर्व विधायक यासिर शाह भी मेंबर हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आरोप है कि सपा के कई नेता और कार्यकर्ता चंदा लूट के इस पूरे खेल में शामिल हैं। लेकिन अखिलेश यादव खामोश है। मुसलमानों का पैसा लूट कर खाया गया, लेकिन सपा मुखिया ने एक बार भी इस बारे में और इस हेराफेरी के बारे को लेकर कुछ नहीं कहा। हजरत सैयद सालार गाजी मसूद, उनकी एक बहराइच में बड़ी दरगाह है, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बहराइच की दरगाह का भी एक बार पता करें, उस मुद्दे को भी उठाएं, उसकी भी जांच कराएं, उसकी भी SIT कराएं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी SIT की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर SIT जांच दे, उस समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है। इसकी जांच जरूरी है। सालार मसूद गाजी की दरगाह से हजारों करोड़ के चंदा चोरी के आरोप लगे हैं। करीब 20 साल से हेरफेर चल रहा है। आरोप लगने के बाद अब बीजेपी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूरे आरोपों को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बहराइच के DM से 15 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है और कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। चंदा चोरी के अलावा ठेका देने और दुकानों, मेलों जैसे उगाही के जरिए भी यहां पर आरोप लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। और यही वजह है कि मंत्री की ओर से इस बारे में DM से रिपोर्ट मांगी गई है। दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। ये गड़बड़ झाला पकड़ा कैसे गया? कैसे ये पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है? मीनाक्षी, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी बीजेपी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, उनके पास लगातार उनके जो अल्पसंख्यक आयोग के लोग हैं, सदस्य हैं, वो लगातार ये बात बता रहे थे कि बहराइच की जो ये दरगाह है, जहाँ एक समय में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और जब वहाँ उर्स लगता है, मेला लगता है या बड़े आयोजन होते हैं, उस वक्त वहाँ पर जो चंदा आता है, जो पैसे आते हैं, वो लाखों और करोड़ों रुपए में आते हैं। और जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि यासिर शाह, जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में मंत्री भी हुआ करते थे, वो भी उस कमेटी के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के मुखर चेहरा हैं बहराइच से, वो भी उस कमेटी में है। और उसके बाद इस पूरे मामले में जब चिट्ठी लिखी जाती है कुंवर बासित अली की तरफ से और उस पर दिनेश प्रताप सिंह, जो सरकार के मंत्री भी हैं और बहराइच के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से DM को ये पत्र लिखा गया है और 15 दिन में इस पूरे मामले की आख्या मांगी गई है। और कुंवर बासित अली ये लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार
राम मंदिर में एसआईटी बनाने की बात कर रहे थे, वहां जो चोरी हुई है उसको पकड़े जाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है बहराइच का दरगाह का, तब से अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी जांच कराने की बात, कोई भी चंदा चोरी की बात नहीं कही गई है। तो इसको लेकर के खास तौर पर न सिर्फ कुंवर बासित अली बल्कि सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जबरदस्त तरीके से हमलावर भी हैं। और सभी का कहना है कि 15 दिनों के अंदर जब जांच होकर के पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब स्पेसिफिक चीजें निकल के सामने आ सकेंगी कि अगर चोरी हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है, और चोरी हुई है तो कितनी हुई है और कब से हुई है। मीनाक्षी, विशाल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पिछले एक हफ्ते से काफी चर्चा में है। 13 जून को आजमगढ़ में सीएम योगी पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि आक्रांताओं के नाम पर कोई आयोजन कार्यक्रम यूपी में नहीं होगा और इसी कड़ी में यहां लगने वाला मेला अब बैन कर दिया गया है। आपको सुनाते हैं सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा था। क्या होता था, बहराइच की चर्चा हुई, आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। 5 दिन पहले ओवैसी भी बहराइच पहुंचे थे और यहां लगने वाले मेले पर बैन को लेकर उन्होंने अटैक किया था। मेले पर रोक को लेकर योगी ने कहा कि डीएनए बताएगा कौन बाहरी है। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर लगातार योगी जी उनको विदेशी आक्रांता बता रहे हैं। उनके जो दरगाह पर मेला लगता था उसको भी रोक दिया है। इसको लेकर के मेला क्यों रोक दिया उन्होंने? मेला तो बरसों से लगता था, उसको क्यों रोक दिया? चलिए, लेकिन बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कोई बाहरी है, वो क्या जाने कि सुहेलदेव का इतिहास क्या है? ठीक है, वो तो डीएनए बताएगा। खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई जांच अभी तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी की टीम लगातार यहां पर जांच कर रही है। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि योगी के कार्यक्रम से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अलग रखने को कहा गया है। अयोध्या के डीएम चंपत राय की जगह किसी और को भेजने की बात है। इसके पहले जब भी योगी अयोध्या आते थे, चंपत राय उनके दर्शन पूजन का इंतजाम देखते थे। लेकिन आज वो ऐसा करते नजर नहीं आएंगे। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी का गठन किया गया है और चंपत राय से एसआईटी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या आए हैं और जब भी वो अयोध्या आए हैं उनका दर्शन पूजन का पूरा कार्यक्रम का जिम्मा चंपत राय के हाथों ही होता था। लेकिन चूंकि चंपत राय के सहयोगियों के ऊपर ही जांच की आंच है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की उनसे दूरी वाजिब है। अब राम मंदिर चंदा चोरी में एसआईटी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। पिछले 4 दिनों में अभी तक करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई। इस मामले में एसआईटी की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ी है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह चंदे की निगरानी या गिनती करने वालों ने पैसों के गबन किए हैं, उसके बाद 2021 से लेकर अभी तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज बार बार डिलीट किया गया है। अब इसीलिए सीसीटीवी के डीवीआर को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल ने आरोप लगाया था कि उसके कार्यकाल में कैमरे से 8 महीने का डेटा डिलीट किया गया था, लेकिन तब मंदिर ट्रस्ट ने उसके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। इस वक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही मौजूद हैं। वहां से वो क्या बातें रख रहे हैं आपको सुनाते हैं। नमः पार्वती पतिये हर हर। कामाख्या धाम में विधानसभा रुधौली की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही वीरांगना झलकारी बाई की इस भव्य दिव्य अश्वारोही प्रतिमा के अभी लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी,
इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, मान्य विधायकगण श्री चंद्रभानु पासवान जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राधेश्याम त्यागी जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद शुक्ल जी, ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रुदौली विधानसभा और आसपास से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, आज मुझे रुदौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण, मां कामाख्या धाम में दर्शन करने और देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अमर वीरांगना झलकारी बाई के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले मां कामाख्या के इस धाम को नमन करते हुए रुदौली विधानसभा और कामाख्या क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और वहां से वो मंच से और क्या बातें महत्वपूर्ण कहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी पवन नारा भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के से जो चोरी हुई है वो मामला इस वक्त सुर्खियों में है और देश के जितने भी और विदेश में भी बैठे हुए जितने भी राम भक्त हैं उनकी आस्था को चोट पहुंची है। पहले तुम पवन आप ये बताएं कि पहली बार है जब इस घटना के सामने आ जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है और चंपत राय की दूरी है। बिल्कुल मीनाक्षी, आज योगी आदित्यनाथ जब यहां पर हैं तो ना तो चंपत राय ना अनिल मिश्रा उनके आसपास दिखाई देंगे। वो सीधे तौर पर ट्रस्ट में यहां राम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और सबको इंतजार है कि योगी आदित्यनाथ राम के दरबार में आकर क्या कहते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ यहां दर्शन कर रहे होंगे उसी वक्त एसआईटी की टीम भी अंदर मौजूद है और हमारे सूत्रों ने कुछ जानकारी दी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एसआईटी की तरफ से पूछा गया, एक हार और एक चरण पादुका प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की गई। एसआईटी ने पुजारी से पूछा कि जो आपको चरण पादुका दी थी, जो आपने श्री राम के चरणों में रखी, वो हार दिया था, वो कहाँ गया? तो पुजारी ने बताया कि मैंने वो हार टिन्नू यादव को दिया। टिन्नू यादव से इस बारे में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने केडी तिवारी जो आभूषणों के जिम्मेदार हैं उनको दे दिया उस हार और चरण पादुका को गलाने के लिए। केडी तिवारी की तरफ से कहा गया कि मेरे को ऐसा कोई हार नहीं मिला। ये बड़ी अनियमितता है जो एसआईटी के सामने अभी आई है, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है। तो कुल मिलाकर एसआईटी ना सिर्फ नोट गणना की सीसीटीवी फुटेज से लेकर पूरी प्रक्रिया की भी छानबीन कर रही है कि अगर कोई भक्त दान डालता है दान पेटी में या पुजारी को देता है तो पुजारी किसको देता है। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव मुख्य किरदार था जिसको सौंपा जाता था और वो केडी तिवारी को देता था, लेकिन उस हार और चरण पादुका का कहीं जिक्र नहीं है और इसी को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई है। अब ये जांच
या एसआईटी की पूछताछ सिर्फ गणना अधिकारी तक नहीं, बाकी जो इस पूरी इक्वेशन में सवाल बनते हैं उन सबको पूछा जा रहा है और पूरा प्रोसेस है उसके बीच में जो किरदार हैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। पवन, इसमें जो अहम गैप आप बता रहे हैं कि जहां टिन्नू से पूछा गया कि उसने केडी तिवारी को दे दिया, केडी तिवारी कह रहे हैं कि मुझे तो मिला ही नहीं, तो ऐसे में जो सीसीटीवीज होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बताया जा रहा है वो डिलीट कर दिए गए हैं, रखे नहीं गए हैं। देखिए, कोई भी सीसीटीवी सिस्टम एक लंबे समय के लिए इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वहां 5 साल की फुटेज हो। तो ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम की रिकॉर्डिंग होती है जिसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग ओवरलैप होने लगती है। इसीलिए डीवीआर से बहुत सी ऐसी फुटेज है जो स्वतः चली गई थी, उसे रिसीव करने की कोशिश की जा रही है और एनोमलीज जो मौजूदा सीसीटीवी सी बात है पवन, जैसा बता रहे हैं कि अब बहुत सारे फुटेज तो रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जांच पड़ताल में समझ में आता है कि लोगों से जो पूछताछ होगी कि कोई तथ्य निकल कर आए जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन तक आखिरकार एसआईटी पहुंच सके, कानून पहुंच सके। आप नजर बना रखें इस खबर पर। बहुत शुक्रिया पवन आपका। खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, जहां हिंदू शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई है। आरोपी नासिर अली ने बीच चौराहे पर आनंद का गला काट दिया। धारदार हथियार से पीछे से हमला बोला और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किया। घायल आनंद का काफी खून बह जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमला करने के बाद आरोपी नासिर फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोप नासिर के घर को जला दिया और आरोपी के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक शादी समारोह में आरोपी नासिर ने आनंद की भतीजी से छेड़खानी की थी, जिसका विरोध आनंद ने किया था और उसी का बदला लेने के लिए नासिर ने हमला किया। आनंद की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद 3 थानों की फोर्स अब स्पॉट पर पहुंच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है और स्थानीय लोगों के मुताबिक नासिर ने कई बार गर्दन पर हमला किया, जिससे आनंद का सिर लटक गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही स्पॉट पर तीनों थाने की फोर्स पहुंच गई। पुलिस के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे। हालात को किसी तरह काबू में किया गया। आरोपी नासिर के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। आरोपी बाइक से पीछा कर रहा था और जैसे ही उसे मौका मिला, मुर्गा काटने वाले छुरे से उसने हमला बोल दिया। यहाँ बाजार लगता है, बाजार में कुछ इनको खरीदारी करनी थी, उसी दौरान ये घटना हुई है जिसमें इनका गला काट दिया गया। इनकी मोटरसाइकिल एक ही है अभी, और अभी इनकी बॉडी को अभी आपके सामने ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या किस तरह का जो है कोई पुराना लड़की या विवाद या नहीं, ये जानकारी अब तक जो मिली है, जितनी देर में यहाँ पर बातचीत हुई है कि कोई विवाद आपस में हुआ था, उस विवाद को लेकर कुछ आपस में कहासुनी हुई थी जी। किसी शादी में कुछ दिनों पहले मिले थे, वहाँ विवाद हुआ था और विवाद को लेकर ये घटना हुई है। जो हत्यारोपी है सर, उसके खिलाफ अभी कोई जी जो हत्यारोपी है? हाँ, हत्यारोपी को ढूंढा जा रहा है। पुलिस की कई सर क्या वो नाम? आनंद चेन्नई में काम करते थे और कुछ दिन पहले ही घर आए थे। लोगों का दावा है कि नासिर के साथ कुछ और भी आरोपी थे। पुलिस अब इसके छानबीन पे लगी हुई है। बैनिक छेड़खानी कैले रहल, बोल दिए थप्पड़ मार देला ने हमरे आदमी मनो और भैया गरिया देला ने, तो ही नाते मार दी से, आई नाते गटैया काट दी रे। क्या चाहती हैं आप? हम जान के बदला जान ले। तो वो तो लेने जा रहे थे, गाड़ी पीछे लिए, वो भीड़ में खड़ा था वर्कर के साथ। उसके बाद जब वो मुर्गा वाला उसको तलवार दिया गर्दना काटने के लिए। उसके बाद वो आया, पीछे से 2-3 लोग थे, उसके बाद पीछे से पकड़े और गर्दन उसका उड़ा दिया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कामयाबी हासिल की? हंगामे को शांत तो करा लिया गया, लेकिन मांग तो एनकाउंटर की हो रही है। अब
मीनाक्षी देखिए, यही वो चुनौती है जो पुलिस के लिए अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी इस तरीके की वारदात होती है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जो पीड़ित जन होते हैं वो निश्चित तौर पर इस मामले में एनकाउंटर की मांग करते हैं, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये है कि मौके पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि जो कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से बनी रहे। और फिलहाल खलीलाबाद में इस घटना के बाद से लोगों ने हंगामा जरूर किया था, रास्ता जाम करने की कोशिश जरूर की थी। इलाके के जो एडीजी हैं, इसके अलावा एसपी, डीआईजी, सारे ऑफिसर्स जो हैं वो कल रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद फिलहाल पूरी तरीके से जो स्थिति है उसको तो नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित जन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो इस मामले में एनकाउंटर की मांग करते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके बेटे की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से दौड़ा करके, पीछा करके बेरहमी से हत्या की गई है, उसी तरीके से आरोपी का एनकाउंटर भी हो। तो फिलहाल पुलिस की जो कई सारी टीमें हैं, वो जो नासिर है, मुख्य आरोपी है, उसके एक वेयर अबाउट्स पे छापेमारी भी की जा रही है। उसके कई सारे दोस्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। और ये वजह जो रही हो इस पूरे हत्याकांड के पीछे, उसको भी जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामूली विवाद के बाद इस तरीके की हत्याकांड ने निश्चित तौर पर गोरखपुर से सटे हुए खलीलाबाद में एकाएक कल माहौल जरूर खराब किया था। वो तो पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी, कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई थी, वरना कल खलीलाबाद में बहुत ज्यादा बवाल की घटना देखने को मिल सकती थी। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में जरूर है, लेकिन जो पीड़ित परिजन हैं वो लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, जिसके लिए गोरखपुर पुलिस, खलीलाबाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर के बाद अब तनाव बढ़ गया है। पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे 4 गोलियां मारी। ऐसे में पुलिस पर एक्शन हुआ है। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, एएसआई और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई भोजपुर एसपी के रिपोर्ट पर शाहबाद डीआईजी ने की है। एसपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से युवक को काबू में नहीं किया गया। इसके चलते युवक ने पिस्टल निकालकर लगातार पुलिसकर्मियों को धमकाने का काम किया। तो बड़ी खबर आपको दे दें, एनकाउंटर पर जहां एक तरफ बवाल है, भरत तिवारी की मौत हो गई है, थाना अध्यक्ष और एएसआई सस्पेंड कर दिए गए हैं। पहले तो पुलिस पर यह दबाव बनाया जाता रहा कि वो कोई बड़ी कार्रवाई ना करें, और उसके बाद फिर जब रिवॉल्वर और पिस्तौल छीन के धमकाने का काम हुआ तो तिवारी जी का एनकाउंटर हो गया। अब उसके बाद जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि जब भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दी थी और सरेंडर करने जा रहा था तो फिर उस पर गोली क्यों दागी गई। अब इसको लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद इस पर इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी में निकलकर सामने आया कि जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही की वजह से ही वक्त रहते भरत तिवारी से वो रिवॉल्वर नहीं लिया गया, और जिसके चलते उसने आगे चलकर अपनी पिस्तौल से गोलियां दागी पुलिस के ऊपर। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीच में जो आपको तस्वीर दिख रही है यही भरत तिवारी है। और जो लगातार वीडियो सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह से वो पिस्तौल तानकर पुलिस को धमका रहे थे, और यहाँ तक कि एक वीडियो में हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस की ओर भी दिखाई दिए थे। अब तमाम ये देखिए वो वीडियो है जिस वक्त ये पूरा माजरा चल रहा था। और हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, अब तो पुलिस के ऊपर ही उल्टे सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है, क्या सिर्फ और सिर्फ यहां पर पुलिस को लापरवाह बताया जा सकता है? जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस की है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो पहले खबरें आई, जो तस्वीरें आई, उसमें साफ तौर पर दिखा कि जब पुलिस गई थी भरत तिवारी के घर पर तो उसने फायरिंग की थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन लगातार जो है भरत तिवारी की तरफ से अपशब्द कहे जा रहे थे। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई आरा पुलिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसकी बातों से साफ तौर पर ऐसा लगता भी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति यदि इस तरह की हरकतें कर रहा है तो क्या उसे पकड़ने का कोई दूसरा विकल्प पुलिस के पास नहीं था? और ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो में भी दिख रहा है कि उसने पिस्टल फेंक दिया था, तो आखिर जब पिस्टल उसने फेंक दिया था तो उसके बाद उसको गोली मारने की नौबत क्यों आई? पुलिस का ये कहना है कि जब उसने पिस्टल फेंका और जब पुलिस की टीम उसके करीब गई तो उसने फिर से पिस्टल उठा लिया, जो वीडियो में नहीं है।
तो इसलिए पुलिस का ये पक्ष है कि वहां परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि गोली चलानी पड़ी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पिस्टल फेंक दिया था, तो दूसरे जो विकल्प हैं वो आजमाए जा सकते थे। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो सकता था, या फिर इसके लिए जो एक ट्रेंड अधिकारी होते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए, इस तरह की चूक आखिर क्यों की गई। और यही कारण है कि कई अधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया गया है। जो स्थानीय थानाध्यक्ष हैं, SHO हैं, उनके समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जाहिर सी बात है कि और क्या तरीका हो सकता था जिसके जरिए भरत तिवारी को पुलिस अपने काबू में रख सकती थी, इसी को लेकर शायद आगे बात होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस के ऊपर इस मामले में कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नीतीश। खबर अब राजस्थान से दर्शकों के लिए, जहां बाड़मेर में बॉर्डर इलाकों के पास ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से इस इलाके में कब्जा कर बनाए गए अवैध मदरसे और कई घरों को ध्वस्त कर दिया। सीमा से सटे हुए इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए 300 लोगों को नोटिस दिया गया है। कोई विरोध या हंगामा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाते समय इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के समय कुछ लोगों ने भी इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि नोटिस समय से नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। दरअसल बॉर्डरी इलाकों में लगातार जो निर्माण किया गया है और ये जो अवैध निर्माण हुए हैं, इसको लेकर कई बार सुरक्षा के मद्देनजर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अभी कार्रवाई आपके सामने है। ये मस्जिद थी, इसको ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमारी ये मदरसा बने हुए 2009 में हमने इस मदरसे को काम किया है। ये मस्जिद तो अभी 2 साल हो गए, 3 साल अभी बनी है नई। पहले यहाँ झोंपा बना हुआ था और ये मदरसा मतलब पहले आबादी में था। उस टाइम ग्राम पंचायत जयसंदर गांव थी। अभी ये मालाना ग्राम पंचायत नई बनी है और हमारा ग्राम पंचायत का पट्टा भी हमारे पास है। मालाना का ग्राम पंचायत का पट्टा भी है और ग्राम पंचायत जयसंदर का पंचायत समिति गडरा रोड का भी पट्टा हमारे पास है मदरसे का। और हमने ये मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से जो अल्पसंख्यक मामला मंत्री थे साले मोहम्मद जी, उनसे हमने फ़ंड लिया था मदरसे का। उन्होंने राज्य सरकार ने हमें दिया था 15 लाख रुपये। उसी से ये मदरसा हमने बनवाया है, ना हमने किसी दूसरे बाहर के फंडिंग से बनाया। और बाकी गांव के चंदे से हम जो गवार होता है वो लोगों से मांग के मदरसे के बच्चों को चलाते हैं। खाना पीना जो होता है यही गाँव के बच्चे हैं, बाकी बाहर के बच्चे कोई नहीं। ऑपरेशन क्लीन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा मजबूत करने और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर और, राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन आया है। चंदा चोरी की जांच के लिए SIT बनाई गई है। आप सुने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज हम सब अपने भारत की उस अमर वीरांगना को, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस पूरे अभियान में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से और रुधौली क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीर और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा का भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। और उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी,
वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएसी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गठित की और तीनों बटालियन में केवल और केवल बेटियां भर्ती होंगी, यह भी सुनिश्चित किया है। यह भी प्रदेश सरकार ने तय किया, जहां पर भी ये पीएसी की बटालियन गठित हो रही है, वहां पर इन तीनों वीरांगनाओं की जिसके नाम पर होगा उस वीरांगना की अश्वारोही प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी, जो नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी, राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा देगी। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिंगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अलग बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी
सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश देने की कोशिश ना करें। यानी कि एक ही तीर से उन्होंने दो निशाना साधा, पहला तो समाजवादी पार्टी पर और दूसरा जहां पर भी चंदा चोरी हुई है एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होगा।